गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया के टाइप्स भी हमने डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ हमें बताए हैं, तो हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो फर्स्ट लॉ के अंदर जो न्यूटन ने बताया वो लगभग ऐसी ही बात थी जो हमने इनर्शिया में पढ़ी थी। इनर्शिया में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो ये चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे, और यदि वो मोशन में है तो ये चाहता है कि वो मोशन में ही रहे। लेकिन यहाँ पर बस एक छोटी सी बात और न्यूटन ने इंक्लूड कर दी कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, लेकिन वो अपने उस पहले जैसी पोजीशन में तभी तक रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगा, वहां पर उस ऑब्जेक्ट पर नहीं लगाया जाएगा। तो न्यूटन ने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, लेकिन तब तक ही वो रेस्ट या मोशन में रहेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो चलिए न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया, इसकी स्टेटमेंट में लिखता हूं। इट स्टेट दैट a body at rest or uniform motion, it states that a body at rest or uniform motion will continue to be at rest or uniform motion until an external force acts on it। तो चलिए एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं। न्यूटन ने क्या बताया कि ए बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, एक बॉडी यदि रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, वो उसी में कंटिन्यू करती रहेगी, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, तब तक जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, लेकिन तभी तक जब तक वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। चलिए हम बात करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ की। और न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमें एक छोटी सी टर्म समझनी होगी जिसका नाम है मोमेंटम। मोमेंटम को मैं इसी वीडियो में अलग से डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन मैं यहीं पर आपको बता देता हूं कि मोमेंटम इट इज डिनोटेड बाय पी। मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किससे डिनोट की जाती है, पी से डिनोट की जाती है। और डिफाइन कैसे की जाती है, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। किसी भी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम। इसको इस वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो इसीलिए हमने इसको लिख लिया है। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो चलिए अब मैं बात करता हूं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने बताया कि रेट चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो पहले
लॉ में डिस्कस किया है, फर्स्ट लॉ में डिस्कस किया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में तब तक रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो इस सेकंड लॉ में उन्होंने डिस्कस किया कि कितना एक्सटर्नल फोर्स होगा, तो उन्होंने बताया कि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट चेंज इन मोमेंटम के। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का जितना मोमेंटम चेंज होगा जितने टाइम में, उतना ही ज्यादा वहां पर फोर्स अप्लाई होगा। तो चलिए मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं। इन्होंने कहा कि इट स्टेट दैट the external force, it state that the external force applied on a body is directly proportional to the rate change इन मोमेंटम। तो न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में बताया कि जो एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी पर अप्लाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट चेंज इन मोमेंटम के। अब मैं इसको यहां पर डिटेल में समझाता हूं, फर्स्ट लॉ को मैं रफ कर देता हूं। अब जब भी आपको किसी भी डेफिनेशन में या किसी भी स्टेटमेंट में मिल जाए रेट चेंज वर्ड, तो वहां पर अपॉन में टाइम आ जाता है। रेट चेंज का मतलब होता है कि कितने टाइम में कितना चेंज हुआ। यहां पर किसका जिक्र कर रहे हैं, मोमेंटम का, और रेट चेंज आ गया तो मोमेंटम में कितने टाइम में कितना चेंज हुआ। तो मैं लिखता हूं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज इन मोमेंटम। अब फोर्स को F से डिनोट करते हैं, F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्योंकि अभी आपको बताया है कि जब रेट चेंज वर्ड आए तो इसका मीनिंग होता है कि कितने टाइम में वो क्वांटिटी कितना चेंज हुई। अब किसी भी क्वांटिटी का चेंज कैसे निकाला जा सकता है, आप मान के चलिए मैं मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और बाद में मूव करने लगा 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो मेरी स्पीड में कितना चेंज आया, तो मेरी स्पीड में चेंज आया जी 5 मीटर पर सेकंड का। हमने कैसे निकाला ये 5, इस 15 में से सब्ट्रैक्ट किया 10 को और तब आया हमारा आंसर 5। तो कभी भी यदि चेंज निकाला जाए तो चेंज कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल करके, और यहां पर किसका चेंज निकालना है, मोमेंटम का चेंज। तो इसको मैं लिख सकता हूं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो ये टर्म हमारी मोमेंटम है ये किसके इक्वल होती है, मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो चलिए अब मैं यदि फाइनल मोमेंटम की बात करूं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी u मानी जाती है या v, फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट किया करते हैं v से और इनिशियल वेलोसिटी को u से। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू v और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी u अपॉन टाइम। यहां पर ले लू मैं m कॉमन तो कितना हो जाएगा v माइनस u अपॉन टाइम। और ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन में क्या, टाइम। फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम को मैं लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और इस फॉर्मूले के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को डिनोट करते हैं ए से। तो सेकंड लॉ में हमें क्या पता लगा कि F प्रोपोर्शनल टू ए एम ए, F प्रोपोर्शनल टू एम ए, और प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट माना जाता है और यहां पर हमने कांस्टेंट मान लिया K।
वेयर के इज ए कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू है 1 जो न्यूटन ने ही प्रूव की है। तो F इक्वल्स टू कितना आ गया, ma। तो सेकेंड लॉ को हमने स्टार्ट किया था कहां से समझना कि द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज इन मोमेंटम। उसी चीज को हमने लिखना शुरू किया कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेट चेंज इन मोमेंटम के। अब रेट टर्म क्या बताती है कि कितने टाइम में कितना चेंज होगा, तो टाइम से कर दिया डिवाइड, रेट वर्ड को वहां से हटा दिया। रेट का मीनिंग ही होता है अपॉन में टाइम। तो फिर चेंज इन मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल मोमेंटम अभी बताया था, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी मानी जाती है v, इसीलिए फाइनल मोमेंटम हो जाएगा mv। इनिशियल वेलोसिटी मानी जाती है u, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा u। तो mv माइनस mu अपॉन t के प्रोपोर्शनल हो गया हमारा फोर्स। m हमने ले लिया कॉमन, v माइनस u अपॉन t बचा, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या बोल सकते हैं हम कि ये चेंज इन वेलोसिटी है, और अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन। तो हमें मिल गया F प्रोपोर्शनल टू ma। फिर यहीं पर प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लिया k, और k की वैल्यू न्यूटन ने कितना बताई, 1। तो फोर्स कितना आ गया, ma आ गया। यहां से भी हम फोर्स की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बॉडी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और जितना उसमें एक्सीलरेशन है उसके प्रोडक्ट को हम क्या कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं हम न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसमें न्यूटन ने बताया कि हर एक एक्शन के लिए एक रिएक्शन होती है। मतलब मान के चलिए मैं इस व्हाइट बोर्ड पर फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, तो ये व्हाइट बोर्ड भी मेरी इस हथेली पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। जैसे बंदूक से हम गोली को छोड़ते हैं, जैसे ही फायर करते हैं तो झटका लगता है, उसका रीजन भी न्यूटन्स थर्ड लॉ ही है। मतलब हमने क्या किया, बंदूक से आगे की तरफ फोर्स लगाया, जिस वजह से वो बुलेट निकल के उससे चली गई, और उसी समय जैसे हमने आगे की तरफ फोर्स लगाया, उस बंदूक ने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, जिस वजह से हमें फायर करते वक्त झटका लगता है। तो वो भी किस पर डिपेंड करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ पर। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूं। इट स्टेट दैट फॉर एवरी action there is a equal and opposite reaction। तो हर एक एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। मतलब एक ऑब्जेक्ट जितना फोर्स दूसरे पर लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में पहले पर लगाएगा। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने टर्म मोमेंटम के बारे में, जिसका हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ में जिक्र किया था। तो जो ये मोमेंटम है ये डिफाइन किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मैं लिखता हूं इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। इसको डिनोट किया जाता है P से, तो कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि P इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी यदि यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट किलोग्राम और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट हो जाती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया न्यूटन्स
लॉ के बारे में फर्स्ट लॉ में क्या बताया कि कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। सेकंड लॉ में क्या डिस्कस किया कि एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा। एक्सटर्नल फोर्स के लिए क्या स्टेटमेंट दी कि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा प्रोपोर्शनल होगा रेट चेंज इन मोमेंटम के, मतलब जितने टाइम में जितना ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगा, या जितने टाइम में जितना कम मोमेंटम चेंज होगा उतना ही कम फोर्स होगा। और यहीं से फिर उसको हमने डिफाइन किया तो लास्ट में एक कंक्लूजन तक पहुंचे कि फोर्स ma के इक्वल हो सकता है, यानी कि फोर्स डिफाइंड किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन से। और इसके बाद हमने जाना न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बताया गया कि हर एक एक्शन के लिए एक रिएक्शन होती है, मतलब जितना फोर्स एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में पहले ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करता है। और लास्ट में हमने एक टर्म के बारे में जाना, एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जाना जिसको मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी के इक्वल होता है। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू mv, यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू क्लास।